नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के तीसरा ऐसा दिन है जब बाजार कहीं ना कहीं अच्छे संकेतों के साथ उतर रहा है। हालांकि संकेत 2 दिन के मुकाबले उतने बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में जो न्यूज फ्लो है ये अपना असर जरूर दिखा सकता है। एक बार पहले SGX निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल संकेत आज के मेहमानों से जुड़ेंगे। काफी सारा न्यूज फ्लो भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ 10 अंकों की ही मामूली गिरावट है SGX निफ्टी के अंदर, और इस सारे संकेतों को दीपाली इस समय काउंट कर रहा है, जो कि कल फेड की बैठक हुई, मिनट्स आए थे, बैठक तो पहले थी, और उसके बाद जो एशियन बाजार के अंदर कामकाज हुआ उसमें से कुल मिला के हमको सिर्फ 10 अंकों की गिरावट अभी बिल्कुल। और जो इनफैक्ट डिम्पी आपने फेड मिनट्स की बात की भी, जो फेड मिनट्स आए वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही आए। जो टोन दिख रही थी मिनट्स की वो डॉविश ही थी, और यही वजह थी कि उतनी वाइब्रेंसी या फिर ये मिनट स्पार्क यूएस मार्केट में इन्फ्यूज नहीं कर पाए। जो तीनों ही यूएस इंडाइसेस थे वो फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ क्लोज हुए हैं। जो यूएस फेड के मिनट्स जारी हुए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो लो इन्फ्लेशन है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूएस फेड की ओर से आए हैं, और यही वजह, जैसे कि हमने कहा भी, कि यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन मिनट्स का दिखा नहीं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि कल यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी स्ट्रॉन्ग बढ़त हमने देखी थी। यूरोजोन का जो जीडीपी डाटा था वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा था, जिसकी वजह से अच्छी मजबूती के साथ यूरोपीय बाजार बंद हुए थे। एशियन मार्केट शुरुआत में मिक्स्ड है, और SGX निफ्टी तो हमने अभी देखा भी था, SGX निफ्टी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन कमोडिटीज पर आज भी इंडियन मार्केट्स में डिम्पी ध्यान देना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज कांस्टेंट सर्च कर रही हैं। शंघाई इंडेक्स पर आप जिंक को देख लें, एल्यूमिनियम को देख लें, कॉपर को देख लें, रबर को देख लें, 3, 5, 6% तक का स्पॉट इन कमोडिटीज में दिख रहा है। तो मेटल्स डेफिनेटली आज लाइमलाइट में रहने वाले हैं। बिल्कुल, आज मेटल्स लाइमलाइट में रहने वाले हैं। मूडीज की खबर भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम भी है, सारी चीजें हैं। अगर आप ग्लोबल आंकड़ों से सारा संकेत समझ चुके हैं तो एक बार आउटलुक भी आज का देख लीजिए। बाजार आज आपको किस दिशा में चलता हुआ दिखेगा। कल का आउटलुक बिल्कुल सटीक बैठा हमारा, और आज भी उम्मीद करते हैं ठीक वैसा ही कामकाज होगा। आज बाजार के पहले चरण यानी कि ठीक 12 बजे से पहले हो सकता है बाजार में सीमित दायरे का कामकाज हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि साप्ताहिक एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की आज, उसके बाद मोमेंटम मिलेगा। 10,000 से पहले ही मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस आना शुरू हो सकता है। तो इसलिए अपने सौदों को आपको सौदों को कंप्लीट करना है, एवरेज करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9800 मार्केट के लिए अहम सपोर्ट है। कल अब 97 की बात बोल रहे थे, 100 पॉइंट का सीधा जंप आया, अब आपके लिए सपोर्ट 9800 हो गया। बैंक निफ्टी जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है उसके लिए 24,200 अहम सपोर्ट, 24,600 तक जा सकता है। ये सारे लेवल्स नोट कर लीजिए, हैंड्स प्रूव्ड लेवल हैं, और ज्यादातर एनालिस्ट से डिस्कस करने के बाद हम आपके सामने उतारते हैं। कॉल पुट में कामकाज करना है, 9900 की कॉल पुट बेहतर है, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा विक्स को भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको थोड़ा सा गिरावट और मिलेगी। कॉमोडिटीज की दीपाली आप बात बोल रहे थे, IT पे भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ सरकारी बैंकों पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको आज के सत्र में भी ध्यान देना होगा। स्पेशली कल बाजार बंद होने से पहले अच्छा स्पॉट हमने सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में देखा था। तो आज की ओपनिंग से पहले 4 बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, और अगर आप सिर्फ इन 4 ट्रिगर्स पर फोकस करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर रहेगी, एक डायरेक्शन में रहेगी। पहले तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आप नजर रखकर चलें। कल भी ये पूरा स्पेस चला था। आज का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टाटा सन्स ने ग्रुप कंपनीज को फरमान जारी किया है कि शापूरजी पोलोनजी ग्रुप के साथ जो भी डीलिंग है उसको खत्म करें। इन्फोसिस का बायबैक 19 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें इन्फोसिस के बायबैक पर डिसीजन लिया जाएगा। मच अवेटेड बायबैक। और इनफैक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट की हम बात कर भी रहे थे डिम्पी, मैंने मिस कर दिया, कल रात को 10:30 बजे BSE पर ये नोटिफिकेशन आया। उस वक्त ADR क्योंकि ओपन था, और इन्फोसिस का ADR करीब 1% की स्ट्रेंथ के साथ यूएस में क्लोज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है मेटल्स को लेकर, नजर रखकर चलिए मेटल स्टॉक्स पर। शंघाई इंडेक्स पर कांस्टेंट हम मेटल्स में एक सर्च देख रहे हैं, और आज एक रिपोर्ट आई है मूडीज की जहां पर उन्होंने एशिया के स्टील सेक्टर पर अपना आउटलुक नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है पूरे ही स्टील स्पेस के लिए। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर यह है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कैश इनफ्लो बड़ा है, लेकिन रिच वैल्यूएशंस की वजह से वो अभी भी मार्केट्स पर थोड़ा सा कॉशियस हैं। तो इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक तो ये कि वो वैल्यूएशंस की वजह से थोड़े से कॉशियस है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि एफआईज की ओर से पार्टिसिपेशन आए ना आए, लेकिन डीआईज अभी भी बहुत मजबूत फ्रंट पर है, लिक्विडिटी फ्रंट पर। बिल्कुल, डीआईज और एफआईज की बात हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको पता लग जाएगा एफआईज और डीआईज ने क्या क्या कामकाज किया। लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान TS हरिहर जुड़ चुके हैं। हरी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मार्केट में जो आज 4 ट्रिगर्स, अभी दीपाली जिसकी बात बोल रही थी, ये तो खैर अपना असर दिखाएंगे ही, लेकिन मार्केट के पास कुछ ठोस ट्रिगर जिसके बेसिस पर बाजार एकदम से शूट अप या टूट जाए ऐसा दिखता नहीं है। ये इंट्राडे वाले ट्रिगर्स हैं।
बाजार आप कैसा देखते हैं? डिम्पी, 2 दिन पहले मैं आपके चैनल में था, मैं कह रहा था कि 9700 का जो लेवल है वो लगभग अभी एक बेस बन चुका है। तो मैं मानता हूं कि शायद मार्केट ये रेंज में थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है बिटवीन 97 एंड 10,000, पर आई थिंक 9700 का एक बेस तो काफी साफ तरीके से बन गया। तो यहां से आई थिंक मार्केट जो बड़ा सा एक नॉर्थ कोरिया का जियोपॉलिटिकल रिस्क था, आई थिंक दैट रिस्क इज मोर और लेस नाउ बिहाइंड, बिकॉज अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, शायद से इट जस्ट बॉइल डाउन टू ट्रेडिंग ब्लोज। तो मेरे ख्याल से जो बड़ा रिस्क चला गया, अब मार्केट शुड ग्रेजुअली कंसोलिडेट इन दिस रेंज एंड देन गेट बैक बियॉन्ड 10,000। बट हम लोग तो मार्केट पे ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है, हरी पॉजिटिव है मार्केट्स पे। आउटलुक के जरिए हमने बात रखी है आपके सामने कि आज थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना है। फर्स्ट हाफ संभल कर करना है, दूसरे हाफ में तो आपको बैंक ही चला के दिखा देंगे अगर बैंकों में शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो ये आउटलुक के सारे पॉइंट्स हेंस प्रूव्ड हैं। आप वापस एक बार नोट कर सकते हैं, ग्राफिक के जरिए लगातार हम आपके सामने ये सारे पॉइंट्स रखेंगे जी। लेकिन डिम्पी, एक चीज और है, अब जैसे कि भी हरी ने कहा कि पिछले हफ्ते की गिरावट आई और अब चली गई है और अब वो वापस उनका व्यू पॉजिटिव है। कल भी इनफैक्ट क्योंकि हमें ऑलरेडी 100 अंकों का एक अपसाइड मिल गया, लेकिन कल आपको याद होगा शेयर बाजार लाइव में जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स थे वो पॉजिटिव जरूर थे, लेकिन कह रहे थे कि शायद इस सीरीज में 10,000 अचीव ना हो। 9960 के उनके टारगेट्स थे। आई एम श्योर उनका व्यू अब चेंज होगा, स्पेशली कल के 100 अंकों के मूव के बाद। आज का फर्स्ट हाफ एक बार निकल जाने दीजिए, उसके बाद शायद 10,000 की बात की जा सकती है, क्योंकि आप एक बार 9900 की कॉल, हमने कॉल पुट का आंकड़े को भी एनालिसिस किया एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या बाजार के अंदर दम दिख रहा है। 9900 की जो कॉल है ना, उसके अंदर तो बाइंग है, आपको अच्छी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। लेकिन जैसे हम 10,000 पे आ रहे हैं ना, वहां पे आपको देखेंगे, अभी आप 10% देखिएगा, जैसे हम 10,000 पे आ रहे हैं ना, ये आंकड़ा आपको गुम होता हुआ दिख जाएगा, सिर्फ -0.72। तो इसलिए 10,000 की कन्विक्शन लाने के लिए आज आपको बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को पॉजिटिव प्लस करवाना होगा। ये आज का ट्रिगर हो सकता है, जो कि बहुत अहम होगा। मेरे साथ अब अंचल जुड़ चुके हैं, काफी सारे ट्रिगर्स, मोटा मोटी बाजार आपको पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन अब बिल्कुल स्टॉक्स पे उतर आते हैं। अंचल बताएं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस समय न्यूज के अंदर है, फोकस के अंदर है? शुक्रिया डिम्पी। इन्फोसिस से शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं आज सिर्फ इन्फोसिस में ही तेजी नहीं, आप अक्रॉस आईटी स्पेस इंपैक्ट देखेंगे। फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है, 19 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, FY18 की शुरुआत में ही इन्फोसिस ने अनाउंस कर दिया था करीब 13,000 करोड़ इस बारी इस वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों को वापस देने की योजना रखते हैं। डिविडेंड बायबैक के जरिए किया जाएगा, जिसमें से 3400 करोड़ का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। तो उम्मीद की जा रही है करीब 10,000 करोड़ का यह बायबैक होगा। और जो खबरें इस समय बाजार में हैं उसके अनुसार 1250 से 1300 रुपए प्रति शेयर के भाव के बीच में ये बायबैक आ सकता है, यानी मौजूदा भाव से एक अच्छा प्रीमियम देता हुआ दिखेगी कंपनी। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, न केवल इन्फोसिस के लिए बट अक्रॉस द आईटी स्पेस के लिए। जी, इनफैक्ट अंचल आप बाकी खबरें भी आपसे जानेंगे। क्विक कमेंट हरी का ले लेते हैं पहले इन्फोसिस पर। हरी, आज नोमरा की एक रिपोर्ट भी आई है और नोमरा का यह कहना है कि 4 देशों में ऑलरेडी इन्फोसिस लिस्टेड है। जरूरत से ज्यादा समय इन्होंने ले लिया ये बायबैक के डिसीजन को लेकर, जिसकी वजह से बायबैक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या, या फिर इसको एक पॉजिटिव फ्रंट पर देखना चाहिए कि 2 साल से जिसका इंतजार हो रहा था फाइनली वो स्टेप कंपनी ले रही है? 1250 से 1300 का बस भी है, किस प्राइस पर बायबैक आ सकता है? नहीं दीपाली, एक्चुअली ये इन्फोसिस का बायबैक अप्रूवल सेबी ने डिले किया था और इसलिए किया था कि इन्फोसिस हैड आस्क्ड फॉर बायबैक फॉर एडीआर होल्डर्स आल्सो। देखिए, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि इन्फोसिस का बहुत बड़ा एक जो शेयर होल्डिंग चंक है वो एडीआर्स के जरिए होल्ड किया जा रहा है इन द यूएस मार्केट्स। नो, एडीआर्स को अभी सेबी ने जिस तरह से अप्रूव किया है, तो एडीआर्स को पहले इंडियन शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको बायबैक पे अप्लाई कर सकते। तो अभी टीसीएस और एचसीएलटी को ये वाला प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो लोग ने सिर्फ डोमेस्टिक को किया था। बट इन्फोसिस गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉर इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स। तो यदि आपके पास एडीआर है तो आप एडीआर को भी शेयर्स में कन्वर्ट करके उसको बायबैक करा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। और मेरा मानना है कि जो प्राइस अभी बात कर रहे हैं 1200 की, दैट शुड बी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। ठीक है, 1200 आ सकता है इन्फोसिस का शेयर, ये बायबैक के चलते आ सकता है, ये बात हरी से हमको समझ में आ रही है। तो बायबैक और 1200 दोनों चीजें अपने बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इन्फोसिस में ट्रेड करते समय शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। भले 19 तारीख तक आप वेट लॉन्ग करें ना करें, लेकिन शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। अब अंचल, अब दूसरी खबर बताइए मेरे को, जो स्टील सेक्टर को लेकर मूडीज की रिपोर्ट आई है। बिल्कुल डिम्पी, पूरा स्टील स्पेस आज बजिंग होगा। मूडीज ने फाइनली ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद एशियन स्टील सेक्टर का जो आउटलुक है उसे बढ़ाया है।
नेगेटिव से बढ़ाकर वापस स्टेबल किया है और कहीं ना कहीं जो पूरा आउटलुक रेज किया गया, इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्टील प्राइसेस है, जो मेटल प्राइसेस में रिकवरी आ रही है, वो कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता साबित होगा कंपनियों के लिए। भारतीय कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। डिब्बी के काफी समय से प्रेशर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेटल प्राइसेस बढ़ रहे थे। अगर आप दाम देखें, जिंक के दाम ऑलमोस्ट 10 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहीं कॉपर के दाम 32 महीनों की ऊंचाई पर है। एल्यूमिनियम प्राइसेस सिर्फ 2017 में 20% चल चुके हैं, तो एक अच्छा सर्च है इंटरनेशनल मार्केट में और इसका फायदा हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, भूषण स्टील, इन सभी स्टॉक्स में हमने देखा है। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील जैसे शेयर्स ऑलरेडी बहुत चले। क्विक कमेंट हरी आपका, ये मेटल स्टॉक्स अच्छा चले हैं। टाटा स्टील 52 वीक हाइपर ट्रेड कर रहा है, बेटर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में मेटल प्राइसेस का सर्ज, ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी? अगर हाँ, तो आप किन स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो दीपक लग रहा है कि रैली शुड कंटिन्यू, क्योंकि देखिए 2-3 बड़े ट्रिगर्स आ रहे हैं, जैसे आपने भी बताया था। एक तो चाइना काफी हद तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहा है, खास करके चाइनीज रेलवेज लगभग $400 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं, जिसका आज एक डायरेक्ट इंपैक्ट आयरन एंड स्टील डिमांड, एल्यूमिनियम डिमांड वगैरह पर रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज कंपनीज है, इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है कि ये लोग लोअर लेवल्स पे मेटल्स को एक्यूमुलेट करके इन्वेंटरी बढ़ाए। और तीसरी बात यह है कि जो ग्लोबली जो कमोडिटी फंड्स हैं, ये भी काफी हद तक खरीद रहे हैं। तो आई थिंक ये तीनों बात मिला के मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए ये रैली जारी रहेगा। और इंडियन कंपनीज के हिसाब से मेरे ख्याल से मेरा टॉप पिक तो हमेशा से टाटा स्टील रहा है, बट वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ऑल्सो विल बी अमंग माय टॉप फेवरेट्स। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हमको 2 शेयर और मिले हैं। टाटा स्टील हमेशा की तरह अभी भी बुलिश है, तो आप इन 3 शेयर्स पर और ध्यान रखिएगा। मेटल्स में अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हैं तो अंचल मेरे को जल्दी से बताइए, टाटा सन्स को लेकर क्या खबर है? टाटा सन्स के बोर्ड ने डिम्पी फैसला लिया है कि शपोजी पोलोंजी ग्रुप के साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं की जाएगी। जो पूरा विवाद उठा था, टाटा मिस्ट्री मामला जो पूरा उठा था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं टाटा सन्स के बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी भी तरह की कोई बिजनेस डीलिंग अब शपोजी पोलोंजी ग्रुप के साथ नहीं की जाएगी। वो शपोजी पोलोंजी ग्रुप अब सिर्फ और सिर्फ एक शेयर होल्डर रहेगा ग्रुप के अंदर, वो अब किसी तरह की कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई कंपनियों के साथ उनके टाइप्स हैं। टीसीएस फॉर इंस्टेंस इंफ्रा कारोबार के लिए कई बार शपोजी पोलोंजी ग्रुप को अप्रोच कर चुका है। टीसीएस कैंपस शपोजी पोलोंजी ग्रुप ने बनाया, तो कहीं ना कहीं अब एक ये बड़ा फैसला है कि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी कोई बिजनेस डीलिंग शपोजी पोलोंजी ग्रुप के साथ नहीं करेगी। शपोजी ग्रुप के साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं होगी, तो आप इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो थोड़ी बहुत ही कंपनियां जो लिस्टेड है इसकी तरफ से। आंचल, शुक्रिया आपका। मेरे साथ मोनाक कैपिटल के विश्वेश चौहान जुड़ चुके हैं। विश्वेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने पहले भी बताया था कि बाजार तेज है, किसी भी डिप में खरीदारी करें, निवेशकों ने किया, उनको फायदा मिला, आपको शुक्रिया इसके लिए। अब मेरे को ये बताएं, अब आगे क्या करना है? अभी भी बाजार तेज है, 10,000 की तरफ पहुंच जाएगा? गुड मॉर्निंग। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल अगस्त मंथ हिस्टोरिकली टेंड टू बी मोर वॉलेटाइल एंड एवरेज देन द ट्रेंडिंग। हैविंग सेड इट, मेरा मतलब ये है कि ये मंथ में बहुत बड़ा उतार और चढ़ाव हिस्टोरिकली देखा नहीं गया है। सो स्टार्ट ऑफ द सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जो ओआई बिल्टअप था वो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं 9800 10,200 रेंज होगी, बट जब हमने 9800 फॉर वन डे तोड़ा था तो पीपल गॉट ओवरली बेरिश। बट मेरे हिसाब से राइटिंग डज नॉट वर्क दैट वे। तो जब हम 9800 के ऊपर कंफर्टेबली आ गए, मेरे हिसाब से फॉर द सीरीज वी आर लाइकली टू बी इन 10,200 9800 जोन, बट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ठीक रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है इट इज गुड टू हैव अ कंसोलिडेशन। अपसाइड में वी आर एक्सपेक्टिंग target of close to around 10,400, but that is not in this series, maybe in current series. फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि 10,000 तक का मार्केट यहाँ से देखा जा सकता है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, ऐसा विश्वेश मान रहे हैं। विश्वेश की स्टॉक पिक्स जानेंगे भी। आज के जो संकेत हैं वो थोड़े मिक्स्ड है, इसलिए फर्स्ट हाफ भी थोड़ा मिक्स्ड रह सकता है, ठंडा रह सकता है। 7 अंकों की गिरावट एसएक्स निफ्टी पर है। आपको जितने भी संकेत मिल रहे हैं उसमें न्यूज फ्लो तो है, लेकिन न्यूज फ्लो बाजार को 100 पॉइंट ऊपर खोले ऐसा नहीं है। आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा पर्टिकुलर पॉकेट्स के अंदर। अब विश्वेश मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही हरी हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, बाजार को समझ रहे हैं कि आज कैसे ट्रेड किया जाए। विश्वेश, आज मार्केट के अंदर, क्योंकि आज वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मेरे को जरा लेवल्स के हिसाब से बताएंगे आज एक्सपायरी कहां पे कट सकती है वीकली बेसिस पर? आई थिंक अगर बैंक निफ्टी आप
देखते हो तो कल के सेशन में मेरे हिसाब से जो भी मूवमेंट आया है वो ब्रिंग एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि डेटा वो सजेस्टिंग दैट बैंक निफ्टी शुड हैव अ एक्सपायरी अबाउट 24,400 24,450। तो कल के सेशन में जो मूव आया था वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस ऑफ पुट राइटर ही देखा गया था। मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी आज के दिन में मुझे नहीं लग रहा है 24,600 के ऊपर एक्सपायरी देना चाहिए। हैविंग सेड इट, अगर 24,600 के ऊपर जाता है तो हमने ऑफन पास्ट में भी देखा है बहुत शार्प मूवमेंट आते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है आज के दिन में मार्केट फ्लैट ओपन होगा, शायद थोड़ा सा डिप ले, वहां पे खरीदना चाहिए और टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेशन ये वापस ऊपर जा सकता है। तो लेवल वाइज 24,400 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 24,600 के नीचे एक्सपेक्ट। यही बात हमने अभी आउटलुक में भी रखी जो विश्वेश कह रहे थे कि हाँ 24,200 350 का एक सपोर्ट, 24,400 पे आज का बेस है और 24,600 तक जा सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है आज 24,600 को बहुत क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। यहाँ पे आके हो सकता है बाजार थोड़ा रुक जाए। जी, सुमित है हमारे साथ, आप खबरों वाले शेयर्स लेकर उनके पास चलते हैं। सुमित बताइए कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली। न्यूज़ फ्लो की बात करें तो इन्फोसिस तो सबसे बड़ी खबर आज के लिए रहेगी ही, लेकिन उसके अलावा स्पाइस जेट एक खबर इससे भी जुड़ी हुई है। करीब 329 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी इन्होंने जमा की है और 2 हफ्ते का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास का जो कैश है वो कंपनी जमा कर सकती है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज से जुड़ी हुई खबर आई है, कंटेक्स्ट मैटर इंक का कंपनी ने अधिग्रहण किया है। अपनी एक सब्सिडरी है यूएस में डिसीजन रिसोर्स, उसके जरिए कंपनी ने इस कंपनी एक्विजिशन किया है। तो एक्विजिशन का इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा पिरामल एंटरप्राइज के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़े। साथ ही साथ एक खबर आईओसी से रिलेटेड भी है, जहाँ पे आईओसी का एक अपकमिंग जो एलएनजी टर्मिनल है पेट्रोनास, उसमें हिस्सा खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। दरअसल अगले वित्त वर्ष तक कंपनी का जो एलएनजी टर्मिनल वो रेडी हो जाएगा और ये तमिलनाडु में कंपनी का एलएनजी टर्मिनल आ रहा है। तो आप नजर रखें आईओसी के ऊपर भी। एक खबर ऑप्टो सर्किट या तमाम उन कंपनियों पे है जो कि इम्प्लांट्स बनाने के कामकाज के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने नी इम्प्लांट्स की कीमतों को कैप कर दिया है, जिससे प्राइसेस के अंदर एक शार्प डिप आएगा। करीब 70% के आसपास प्राइसेस के अंदर एक डिप आएगा, यानी कि जो बेस्ट यूसेज वाला इम्प्लांट है वो भी 55,000 रुपये के आसपास कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक खबर क्रूशल है, तमाम कंपनियों के लिए एक रिएक्शन आ सकता है इस पर। एक खबर इन्फीबीम पर आई है, जहाँ पर इन्फीबीम फेयरफैक्स होल्डिंग की जो कंपनी में हिस्सा खरीद की योजना है इन्फीबीम के अंदर, और करीब 10 से 15% के आसपास स्टेक खरीद सकता है। ऐसी जो आंकलन लगाया जा रहा है करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे हिस्सा बिक सकता है। जो वैल्यू आई है 10 से 15% के आसपास। मौजूदा कीमत या मौजूदा मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास 10% हिस्से की वैल्यू बैठती है। यानी कि अगर 1000 करोड़ रुपए बेयर मिनिमम पर भी होता है तो भी रफली 20-25% के प्रीमियम पे सौदा हो रहा है। तो इन्फीबीम के लिए एक अच्छी खबर के तौर पे इसे देखा जा सकता है। एक नेगेटिव खबर यूनाइटेड स्पिरिट्स पे है, जहाँ पे सीएसडी कैंटीन ने कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया है। स्पेशली जो प्राइसिंग की शर्तें हैं वो पूरी ना करने के चलते कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि सीएसडी कैंटीन में मेजरली कंपनी की सप्लाई है। अगर कोई भी बड़ा सेटबैक वहां से आता है तो एक ड्रॉबैक, एक ड्रैगर हो सकता है कंपनी के लिए। तो आप नजर रखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर भी। एलएनटी में भी एक खबर आई है कि आईएमजी इंटरनेशनल ने कंपनी के साथ करार किया है। कंपनी की एक आर्म है एलएनटी कटिंग टूल, उसमें स्टेक खरीदने के लिए करार किया गया है। आईएमजी इंटरनेशनल जो है वो बर्कशायर हैथवे की कंपनी है, तो एक बड़ा करार एलएनटी के लिए है। हिस्सा बिक्री को लेकर करार किया गया, अगले 90 दिनों में सौदा हो सकता है। तो आप नजर रखें एलएनटी के ऊपर भी। और एक अहम खबर जो है वो गुजरात अल्कली पे है, जहाँ पे सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की योजना बना रही है, स्पेशली उन केमिकल के ऊपर जो कि डाइज और फार्मा में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें गुजरात अल्कली जो है वो मेजर सप्लायर है। $120 पर टन के आसपास की एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। और कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन यहाँ से इंपोर्ट होने वाले जो केमिकल हैं उसके ऊपर लग सकती है। तो पूरा सेक्टर आज केमिकल बज कर सकता है इस खबर के आधार पे। आप वहां पर भी नजर रखें। जी, शुक्रिया सुमित आपका ये खबरें बताने के लिए। जो आखिर में सुमित ने खबर बताई, केमिकल स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं और जब चलते हैं तो एक बड़ा स्विंग इन में आता है वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने की बात हो रही है। टाइमलाइन ऑलरेडी सरकार ने बढ़ा दिया है। जो चाइना से केमिकल इंपोर्ट होता है उसकी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो टाइम की जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करके 5 साल ऑलरेडी कर दिया है। तो पॉजिटिव खबर है सेक्टर के लिए और ये स्पेस परफॉर्म कर भी सकता है। लेकिन विश्वेश, अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स का जिक्र किया सुमित ने, ये स्टॉक कांस्टेंट चल रहा है। कल भी 3.5-4% बढ़कर बंद हुआ। आज खबर हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव है। सीएसडी ने करीब 250 करोड़ का फाइन लगाया है, लेकिन टेक्निकल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? भी करें क्या लॉन्ग ट्रेडर्स? होल्ड रखें, मुनाफा समेट लें? क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? आई थिंक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म थोड़ा सा लंबा स्विंग लो है 2400 का
जब तक वो नहीं टूटता है तब तक आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि अपसाइड में इट कैन गो टिल 2760. सो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अगर कोई पुल बैक आता है और अगर 2400 का लेवल नहीं टूटता है तो आई वुड एडवाइज टू इनिशिएट अ लॉन्ग. जी, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर व्यू दिया है विश्वेश ने. लेकिन अब जो ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी क्विकली जान लेते हैं, उसके बाद उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर ट्रेडिंग आइडियाज भी समझेंगे. एक बायोकॉन की सबसे पहले इनफैक्ट बात करना चाहेंगे क्योंकि कल ये 7% टूटा था और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है. अब बायोकॉन के साथ अपोलो हॉस्पिटल ग्रासिम पर भी रिपोर्ट्स हैं. साक्षी मौजूद है हमारे साथ, बताइए साक्षी. शुक्रिया दीपाली. जैसे आपने कहा कि कल काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट आई थी, उसी के हिसाब से एक ब्रोकरेज ने डेफिनेटली और डाउनसाइड टारगेट्स दिए हैं. सीएलएसए की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. बिकवाली की राय को बरकरार रखते हुए अब लक्ष्य यहाँ पर डाउनवर्ड 210 के दिए हैं. खासतौर पर ट्रास्टुजुमाब पर जो यूएस एफडीए का अब रिस्पॉन्स आना बाकी है जो कि 3 सितंबर को आएगा, उस पर अब नजर टिकी हुई है. और कहीं ना कहीं जो प्लान नॉन कंप्लायंस है वो इस हर्डल को, यूएस एफडीए हर्डल को और भी ज्यादा कड़ा बना सकता है. खासतौर पर अगर देखा जाए 123 रुपीज का एक और डाउनवर्ड डेफिनेटली रिस्क है जो कि सीएलएसए के मुताबिक है इन सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स को देखते हुए. लेकिन दूसरी ओर अगर आप एक और बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की बात करेंगे, जैसे सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अभी भी यहाँ पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और 405 के टारगेट्स दिए हैं. डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है यूएस एफडीए को लेकर जो भी इवेंट्स आने हैं, लेकिन अभी भी उनका मानना है बायोसिमिलर्स में अभी भी कंपनी की पकड़ मजबूत है. आगे जाते हुए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बायोकॉन पर. इसके अलावा बात करते हैं हम एलएनटी की, जहां पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है और यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है. 1330 का यहां पर टारगेट दिया है. डोमेस्टिक कारोबार को लीजिए या मिडिल ईस्ट, दोनों ही रफ्तार पकड़े हुए हैं. खासतौर पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, सस्ते हैं अभी, और आगे जाते हुए और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा. अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो नोम्यूरा ने यहां रिपोर्ट जारी की है. खरीदारी की राय दी है, 1505 का टारगेट दिया है. रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है उनके. ग्रासिम की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है दीपाली. यहां पर सीएलएसए ने बिकवाली की राय दी है. लक्ष्य यहां पर 790 का दिया है. फिलहाल 1100 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है. हालांकि उन्होंने ये एडजस्टेड रेट बताया है. एबीसीएल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जब डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट होगा उसके बाद के ये टारगेट्स हैं. लेकिन कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू जो मानी जा रही है आदित्य बिरला कैपिटल की 230 रुपए है. उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 870 रुपए के करीब फेयर वैल्यू आती है ग्रासिम की. लेकिन यहां से भी डाउनवर्ड रिस्क उनको नजर आता है. तो ये 5 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स आई हैं अभी इन सभी स्टॉक्स पर. अरे ये दो रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक तो बायोकॉन की जिसमें 210 बोल दिया और ग्रासिम जिसमें 790 का रेट आ गया. ये एक्चुअली यही रेट है क्या कंपनीज के? नहीं, ग्रासिम से मैं मानता हूं कि ये जो ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है कि सीमेंट पूरा बाहर जा रहा है, तो शायद से आई थिंक बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग ग्रासिम कुड बी लूजिंग सम ऑफ इट्स कोर बिजनेसेस. तो ग्रासिम के मामले में मैं लगभग मेरा व्यू भी उन्हीं से मिलता है. आई थिंक बायोकॉन में शायद डाउनसाइड मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है. आई डोंट थिंक बायोकॉन में इतना डाउनसाइड है क्योंकि जो यूएसएफडीए का रिस्क है वो शायद अक्रॉस द बोर्ड सारे फार्मा कंपनीज के लिए है. और दूसरी बात जैसे आपने भी कहा था बायोसिमिलर्स पे जिस तरह से बायोकॉन का एक स्ट्रांग पोजीशनिंग है, आई डोंट नो एनी अदर इंडियन कंपनी हैज दैट काइंड ऑफ पोजीशनिंग. एक और बात, इनके पास एक सब्सिडरी है सिंजेंटा, इन विच ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी. आई थिंक उसका वैल्यू अब तक पूरी तरह से कंपनी के प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. तो मुझे शायद लगता है कि शायद थोड़ा डाउनसाइड हो सकता है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक एज मच एज 210 लुक्स लाइकली टू मी. अच्छा, बायोकॉन कितना गिर सकता है आपके हिसाब से? मैं तो 300-310 के आसपास ही स्टॉक खरीद लूंगा. लेकिन ये तो फॉर श्योर है कि जो न्यूज फ्लो है ट्रास्टुजुमाब को लेकर, उसकी वजह से जो नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में रह सकता है. कल मयूरेश भी इनफैक्ट आपको याद 310 की बात बोल रहे थे, वो भी ये कहते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है अभी ये स्टॉक. और 3 सितंबर को जो यूएसएफडीए का रिव्यू होना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ब्रोकरेज हाउसेस के हम रिपोर्ट समझ रहे हैं. साक्षी से 2 रिपोर्ट हमको समझ में आई, खासकर बायोकॉन और ग्रासिम. बायोकॉन में ज्यादा गिरावट नहीं, 310. ब्रोकरेज तो डरा रही है लेकिन हरी हमको समझा रहे हैं कि 310 तक है. ग्रासिम को लेकर उनको थोड़ा लग रहा है कि हाँ शेयर फिसल जाएगा. अब आगे के कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, टेलीकॉम को लेकर, रिलायंस को लेकर और आरकॉम को लेकर रिपोर्ट्स हैं. जरा साक्षी बताएं रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं. एब्सोल्युटली डिम्पी, सीएलएसए ने एक टेलीकॉम पर रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने जियो पर फोकस किया है. जियो के जो ग्राहकों में एडिशन हुआ है उसमें जोरदार बढ़त देखने को मिली है. खासतौर पर Q1 में 1.3 करोड़ नए ग्राहक जुड़े हैं. मार्केट शेयर बढ़कर अब 9% हो गया है और एक्टिव ग्राहक की लिस्ट देखी जाए तो 9.3 करोड़ है, जिसमें अगर Q1 की बात करें तो केवल भारती एयरटेल, आइडिया
और रिलायंस जियो ही 3 इंकम्बेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक्टिव ग्राहक इस क्वार्टर में जोड़े हैं। खासतौर पर अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अभी खासतौर पर रिलायंस जियो से जो भी उनको सपोर्ट मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, वो कंटिन्यू रहते हुए नजर आएगा। लक्ष्य उन्होंने 1823 का दे दिया है, अभी भी ओवरवेट है। खासतौर पर एनर्जी में जो मार्जिन में हमने इंप्रूवमेंट देखी क्वार्टर 1 में, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो टेलीकॉम और एनर्जी दोनों से ही सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ नजर आएगा। टेलीकॉम से ही अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी अंडरवेट हैं। एचएसबीसी की अगर बात करें, टारगेट्स उन्होंने नहीं दिए लेकिन अभी भी अंडरवेट रेटिंग को बरकरार रखी है। टाइमलाइन पर रीस्ट्रक्चरिंग पूरी हो पाएगी या नहीं, ये लेकर इनको कंसर्न है खासतौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टेम्पररी रिलीफ है रिलायंस कम्युनिकेशन को तो एनसीएलटी की तरफ से, जिससे कि मर्जर और टावर सेल को अभी बिक्री के लिए मंजूरी मिली है। जी चलिए, शुक्रिया साक्षी आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। विश्वेश चौहान और टीएस हरिहर हमारे साथ मौजूद है। क्विक कमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर विश्वेश का ले लेते हैं। विश्वेश, रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव हैं लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है ये स्टॉक? आई थिंक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो फॉल आया है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है बाय करने के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है जब तक 1500 रुपये का लेवल इंटैक्ट है तब तक वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1680 ऑन द हायर साइड। सो अगर कोई डिक्लाइन आता है तो आई वुड लुक टू बाय इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक न्यूज़ फ्लो भी हैं जो आज आपको ध्यान रखनी है। उसमें जो खबर आ रही थी बार बार वो एक लिकर स्टॉक्स को लेकर थी। कल हमको सिगरेट वाली कंपनीज काफ़ी चलती हुई दिखी। हरी, इनमें आज कुछ पोजीशंस बनानी है क्या लिकर में या फिर टोबैको कंपनीज में? सेक्टर्स में ज्यादा रिकमेंडेशंस देता नहीं हो बिकॉज आई थिंक ये दोनों ही खास करके आप लिकर कंपनीज देखोगे तो ये रेगुलेटरी कंप्लेंस में बहुत ज्यादा है। जैसे हमने बीच में देखा हाईवेज पे पाबंदी आई थी, फिर यूएसएल ग्रुप के खुद के अपने परेशानियां हैं। आप सिगरेट देखोगे तो अपने रिसेंटली देखेंगे बड़े सिगरेटों पे दाम बढ़ा दिया। आई थिंक ये रेगुलेटरी जो इंटरफेरेंस है कुछ थोड़ा ज्यादा है, तो मैं नॉर्मली आई अवॉइड बोथ दिस सेक्टर। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल व्यू हरी का। लेकिन विश्वेश, जिन 2 सेक्टर्स के अभी डिम्पी ने जिक्र किए, इनमें से 2 स्टॉक्स पर आपके स्पेशली कमेंट चाहिए। तो रेडिको खैतान और दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स, दोनों पर सलाह क्या रहेगी आज के लिए? आई थिंक रेडी को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना होगा यहाँ पे। आई थिंक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मेरे हिसाब से अच्छा मूव आ चुका है, बट इफ यू कीप अ होराइजन ऑफ अ 2 to 3 years और फॉर दैट मैटर एटलीस्ट 1 year, मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 40 to 50% रिटर्न दे सकता है। यहाँ से जब तक 120 लेवल इंटैक्ट है उसके नीचे नहीं जाता है, मेरा ऐसा मानना है बहुत बड़ी कंसोलिडेशन की। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 2006-2007 से ऑलमोस्ट 10 years दिस स्टॉक वाज साइडवेज। And I think for the first time in last 10 years, the kind of volumes which are picking up, it is giving an indication कि ये स्टॉक में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, इसको ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखा जाए। इनफैक्ट डिक्लाइन पे खरीद के इसको 1-2 साल होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड मनी मेकर। ठीक है, 50% तक के बढ़त आ सकते हैं। आपको ध्यान होगा परसों ही हमारा ये टुडे स्टेट था रेडिको खैतान, आशीष चतुर्मोदा थे, उनसे हमने पूछा भी था। उस समय 143 रुपए का था, सिर्फ 48 घंटे के अंदर 48 रुपए करीब चल चुका है शेयर। इस पे आप ध्यान रखें। आशीष चतुर्मोदा इस बीच मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। आशीष, बिल्कुल आप शुभ घड़ी में जुड़े हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले रेडिको खैतान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एकदम से आपकी याद आ गई और आप आ भी गए। अब मेरे को आप आ गए हैं तो ये बता दीजिए करना क्या है मार्केट के अंदर? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले क्योंकि रेडिको खैतान की बात शुरू हुई तो उस पर बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक पे हमने उस दिन आज का सौदा में भी इसको रिकमेंड आपने किया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब मुझे लगता है वॉल्यूम्स इसके अंदर पिकअप हो रहे हैं। अगर से कोई इसको होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली रखना चाहिए। मेरा ये मानना है ये स्टॉक इवेंचुअली 190-200 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिखा सकता है, तो मौजूदा स्तर से 15-20% की बढ़त इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। अब जहाँ तक के सवाल बाजार का, ब्रॉडर इंडेक्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ऊपर में 10,150 एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट एक शॉर्ट टर्म बायस जो है वो जब तक आप मुझे लगता है 9800 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक के बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति रखिए। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव तो मैं नहीं कहूंगा कि आते हुए देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर से आप लोअर लेवल्स पे डिप्स पे बाय करेंगे तो आपको इवेंचुअली निफ्टी में 70-80 पॉइंट का जो मूव है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि निफ्टी धीरे धीरे 9980 9970 के लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। नीचे में 9820-30 का एक स्टॉप लॉस रख के आप ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति बाजार में बना के रख सकते हैं। ठीक है आशीष, 2 और स्टॉक्स पर आपके कमेंट चाहिए, दोनों ही डिफेंसिव स्पेस से हैं। एक तो ब्रिटानिया
जहां पर कल काफी अच्छा सर्च था, नए लाइफ टाइम हाईज स्टॉक ने टच किए। आज इस स्टॉक में क्या करें? ब्रिटानिया पर आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। कल ही करीब 4290 के आसपास क्लोज हुआ। इनफैक्ट ब्रिटानिया पर ही बताइए क्या करें पहले। सबसे पहले कमेंट करूंगा कि 18 जुलाई के दिन हमने इस स्टॉक को आपके शो पे रिकमेंड किया था जब ये 3700 के आसपास चल रहा था, और बहुत ही स्ट्रांगली हमने कहा था कि ये स्टॉक इवेंचुअली 4200-4300 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। उस समय पे आपने भी डेटा देख के बात की थी कि डिलीवरी वॉल्यूम्स इसके अंदर बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट उस समय 85-90% का डिलीवरी वॉल्यूम्स चल रहा था, और अच्छी बात यह कि आज 4300 के भाव पे भी इसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के अंदर में जनरेट कर रहा है। मैं समझता हूं अगर से कोई भी डिप जो 4200 तक इस स्टॉक के अंदर आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इवेंचुअली ये स्टॉक मुझे लगता है 4550 से 4600 तक के स्तरों को जल्दी छूता हुआ देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है पूरे एफएमसीजी स्पेस में सबसे मजबूत काउंटर आज की डेट में ब्रिटानिया बना हुआ है। ऑन डाउन साइड 4200 के लेवल्स तक आप यूज कीजिए डिप्स को, नीचे में 4100 का स्टॉप रखिए, और ऊपर में 4550 से 4600 तक के लेवल्स ब्रिटानिया के अंदर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 4600 तक के लेवल है। आशीष, 1 मिनट के लिए मैं एक सवाल और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कैश डिलीवरी की बात की ना, आज हमने फिर से वो शेयर्स निकाले हैं। एक बार कैश डिलीवरी के शेयर्स दिखाइए। उसमें सबसे पहले आपको आज दिखेगा मैक्स फाइनेंशियल का शेयर, इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कैश डिलीवरी दिख रही है, 84% की। HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनमें डिलीवरी का वॉल्यूम काफी अच्छा है। SCL टेक है, वैसे भी आज IT का जो बायबैक की खबर है इन्फोसिस के साथ, इस शेयर को दिखा सकती है। चोला फाइनेंस और भारतीय इंफ्राटेल, 2 शेयर जिसमें सबसे अच्छी कैश डिलीवरी, इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, HDFC और मैक्स फाइनेंशियल पे। देखिए HDFC पे हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है स्टॉक जल्दी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि 1800 के ऊपर है, और मुझे लगता है इवेंचुअली 1850-1860 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अब मुझे लगता है 1710 के आसपास का एक स्टॉप रख के आप पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक के मैक्स फाइनेंशियल का सवाल है, इसके अंदर में डिलीवरी वॉल्यूम्स इसलिए भी देखने को मिले कि कल एक बड़ी ब्लॉक डील इसके अंदर देखने को मिली, जिसमें एक इन्वेस्टर एग्जिट हुआ और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली, जिसके चलते ये डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले। अब जहां तक के लेवल्स का सवाल है, देखिए मैक्स फाइनेंशियल कंटिन्यूअसली एक रेंज में चल रहा है, और मुझे लगता है जिस दिन भी ये 620 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा, ये उस दिन इस स्टॉक के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। 620 के ऊपर इसके अंदर बाय कीजिए, मोमेंटम इसके अंदर 650-660 तक का देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि एक रेंज में तो मैं क्लियरली 620 के ऊपर ही बाय की सलाह इसके अंदर में रखूंगा, और नीचे में 605 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के उस समय आप पोजीशन इसमें बना सकते हैं। तो 2 स्टॉक्स पर आपको व्यू मिला है, जिस पर डिम्पी ने अभी पूछा आशीष से, एक तो मैक्स फाइनेंशियल और दूसरा HDFC। लेकिन विश्वेश, मुझे ग्रैन्यूल्स पर आपके कमेंट चाहिए। अच्छे अर्निंग्स, कल एक दवा को US FDA से अप्रूवल, और इन दोनों पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से एकाएक के स्टॉक के डायनामिक्स कल बदले। 11 रुपए बढ़कर ये बंद हुआ दिन के ऊपरी स्तरों पर। आज फिर से पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, एक और दवा को US FDA से अप्रूवल मिला है। लेकिन कल के मूव के बाद आज करें क्या? प्रॉफिट समेट लें ट्रेडर्स, होल्ड रखें? नई खरीदारी का कितना स्कोप नजर आ रहा है? आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है वो काफी शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे हिसाब से 138 इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, और शायद अपसाइड और रेजिस्टेंस दिखा सकता है, बिकॉज द वे डेटा इज बीन शेप्ड अप कॉल साइड। तो मेरा ऐसा मानना है कि 140 और 138 ये जो 2 रुपए का विंडो है, यहाँ पे कहीं पे स्टॉक में पॉज आएगा, और मेरे ख्याल से वहां से स्टॉक में पुल बैक भी आएगा। सो अगर ट्रेडर्स होल्ड लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहे तो मेरा यही सुझाव होगा कि अराउंड 138 बुक कर ले। ठीक है हरी, कल टाटा मोटर्स के अंदर ना मूवमेंट आना शुरू हो गई है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये शेयर चलेगा। कल हमने सिमी से एक ने टेक्निकल व्यू लिया था, वो ये कह रहे थे भी थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स को ये शेयर प्लस करना चाहिए टाटा मोटर? अगेन मैं 3 दिन पहले आपके चैनल में आया था, तो मैं कह रहा था कि 370 के आसपास टाटा मोटर्स इज अ गुड बाय। देखिए ये स्टॉक 580 से करेक्ट होकर 370 आ चुका है, और इनके JLR के नंबर्स अभी अच्छे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में कंसर्न्स हैं, पर जिस तरह से चंद्रशेखरन साहब पूरे डोमेस्टिक बिजनेस को रिवैम्प कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टोरी बनने वाला है। और हमने आज देखा कि सबसे पहले एक इम्पैक्ट देखा कि उन्होंने सारे पलोंजी ग्रुप के ये ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, तो काफी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और मैं मानता हूं कि टाटा मोटर्स ये लेवल पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 440-450 तो आपको वैसे ही एक क्वार्टर में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वार्टर के अंदर आपको 400 के ऊपर के भाव मिल जाएंगे। और आपको एक चीज और बताएं दीपाली, ये अगले 2 महीने के अंदर 3 नई गाड़ियां और लॉन्च कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स ही कर रहा है। तो हो सकता है और गाड़ी अगर हिट हो जाए तो ये बाजार के अंदर एक अच्छा तेजी मोमेंटम दे सकता है।
सुपरफास्ट फ्यूचर्स की डेरिवेटिव्स कॉल का सेगमेंट को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सारी की सारी कॉल्स बेहतरीन और अच्छे रिसर्च की हुई कॉल्स हैं जो कि हमको एनालिस्ट देते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिएगा सारे लेवल्स को। लेकिन उससे पहले मैं कल का जो हमने कॉल्स दी थी उसका एक रिटर्न कार्ड आपके सामने रख दूं। उसके अंदर हम कॉल ACC, IOC, DCB बैंक, ये कुछ एक अच्छे बढ़त वाले शेयर हमको दिखे हैं और इनको हमको दिया था राकेश ने, विशाल ने। हालांकि इसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी थे लेकिन हमने उनको शामिल नहीं किया। यही अपने आप में 20,000 तक का प्रॉफिट हमको दे गया। हालांकि 20,000 तक का ही हमारा टारगेट है कि कम से कम ये इन कॉल्स के जरिए आपको जरूर मिल जाए। ये हमारी कोशिश रहती है, एनालिस्ट की भी कोशिश रहती है और उम्मीद करते हैं आज जो कॉल्स हम उतारने वाले हैं वो आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। आशीष चतुर्मोता हैं जिनसे हम डेरिवेटिव्स की कॉल समझेंगे, विश्वेश चौहान से जानेंगे और साथ ही फोन लाइन पे किरण यादव मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आशीष, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बार मेरे को आज लेवल के हिसाब से जल्दी से समझा दीजिए कि आज निफ्टी का टारगेट क्या है, बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है, फिर मैं आपसे स्टॉक्स पूछूंगा। जी, तो जैसे मैंने ऑलरेडी निफ्टी के बारे में बात किया, मैं लेवल्स पे अगर से इस पे देखें तो 9820 मुझे लगता है स्पॉट में एक अच्छा सपोर्ट है। उसको स्टॉप लॉस रख के एक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए। पूरी पोजीशन एक साथ मत लीजिए। अगर से निफ्टी खुलता है तो पोजीशन थोड़ी बनाइए और थोड़ा डिप और आता है तो ऐड कीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है 9970, 9980 तक की अपसाइड 1 से 2 दिनों के अंदर में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के अंदर बाय एंड डिप्स की रणनीति रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी का टारगेट भी दे दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी मुझे लगता है कि कल एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला और अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें HDFC बैंक, इंडसइंड और ICICI बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 24,200 का एक स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 24,850 तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी में आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है विश्वेश, निफ्टी बैंक पर आप ऑलरेडी हमें व्यू दे चुके हैं। निफ्टी बैंक पर आपके 24,600 के आसपास के टारगेट्स हैं और निफ्टी पर 10,000 के। लेकिन अब फ्यूचर्स के 2 ट्रेड बताइए जो आप रेकमेंड करेंगे। आई थिंक 2 ट्रेड है फ्यूचर स्टॉक के हिसाब से। पहला है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कल के दिन में बहुत अच्छा ब्रेकआउट था तो 1200 के स्टॉप लॉस तक खरीदने की सलाह होगी, 1320 का टारगेट होगा। और दूसरा है अरविंदो फार्मा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा स्टॉक में दिस स्टॉक इज टर्निंग आउट टू बी दी स्टेलर परफॉर्मर। तो 700 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह होगी, 760 का टारगेट होगा। ठीक है, एक तो औरो फार्मा है और दूसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन है। दोनों को एक बार आप नोट कीजिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन का टारगेट है 1320 और 1200 का एक स्टॉप लॉस है। अरविंदो फार्मा का जो टारगेट है वो 760, 700 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये 2 शेयर आप एक बार नोट कर लीजिए। ये विश्वेश के आज की पिक्स हैं। आज आपको मुनाफा होगा तो आप विश्वेश को भी याद रखिएगा। किरण यादव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, आपकी निफ्टी पे आउटलुक क्या है? मेरे को जल्दी से लेवल्स के हिसाब से बताइएगा। निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 9960 के करीब आता है और कल जो सपोर्ट लिया था 9860 का, तो स्टॉप लॉस आपका करीबन 9840 होना चाहिए लॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है, किरण कह रहे हैं 9960 तक आ जाएगा। हमको आशीष भी यही कह रहे हैं कि 9970 तक आ जाएगा। हमको विश्वेश भी कह रहे हैं कि एक बार 9960, 70 से 10,000 तक भी आ सकता है। तो तीनों एनालिस्ट का व्यू जो है बुलिश है। बैंक निफ्टी पे टारगेट ऑलमोस्ट 24,800 से 24,650 तक के बन रहे हैं जो कि 2 एनालिस्ट के हमको तरफ से मिले हैं। किरण, आपकी तरफ से आज का पहला सौदा कौन सा है? कौन सा ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं आप? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी अच्छी मूव देखने को मिली शॉर्ट कवरिंग के चलते। मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी है और इसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ हलचल देखने को मिलेगी। नजदीक वाला स्टॉप लॉस 143.50 का रहेगा और टारगेट 153 का देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय रिकमेंडेशन है, 153 के टारगेट, 143.5 का स्टॉप लॉस। विश्वेश, आपके 2 फ्यूचर्स के ट्रेड? इनफैक्ट विश्वेश बता चुके हैं, माफ कीजिए, आशीष की रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि कंटेनर कॉर्प का भी विश्वेश ने जिक्र किया था, ये आशीष के लिस्ट में भी शामिल है। आशीष, आपके 2 स्टॉक्स? जी, सबसे पहले मैं मेटल स्पेस में वेदांता को कवर करूंगा। देखिए, ओवरऑल हम मेटल्स के अंदर काफ़ी समय से रिकमेंडेशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कल अगर से आप देखेंगे तो सारे अक्रॉस मेटल्स के अंदर बहुत बड़ी एक तेजी देखने को मिली। जिंक करीब 7% चला, कॉपर में 3-4% की बढ़त देखने को मिली। तो इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मेटल शेयर्स में देखने को मिलेगा और उसमें वेदांता एक बेस्ट प्लेस स्टॉक है। मुझे लगता है 293 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में ये स्टॉक जल्दी 309 के शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा देगा और ओवरऑल मुझे लगता है पोजिशनली स्टॉक के अंदर 325 से 330 तक
तक की बढ़त तक के भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी पिक है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये हमारी एक बहुत पुरानी पिक है जिसको हम कंटिन्यूसली 1170 1180 के जोन से दे रहे हैं। मुझे लगता है देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि ये स्टॉक आने वाले 3-4 महीने कंटिन्यूस एक बड़ी तेजी के अंदर में बना रहेगा। इसके अंदर आप एक ही स्ट्रेटेजी रखिए बाय ऑन डिप्स की, और जब भी ये गिरावट आती है इसके अंदर बाय कीजिए। ये आपको ऊपर में 50-60 रुपए की एक बढ़त हमेशा दिखा सकता है। मौजूदा स्तरों पर इस पर 1205 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाइए। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 1280 के होंगे। पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1350 से 1400 की अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है। ये पेट्रोनेट की कोई ऑप्शन भी लेनी है क्या हमको? बिल्कुल डिम्पी, इस स्टॉक में कल हमने देखा बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स देखने को मिले और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आया ऑलमोस्ट 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। तो ये काफी अच्छा साइन इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। 235 की कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन बनाइए जो 4 रुपए के प्रीमियम के आसपास मिल रही है। नीचे 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और मुझे लगता है एक्सपायरी तक ये ऑप्शन 9 से 10 रुपए तक का प्रीमियम दिखा सकती है। तो यहाँ पर 235 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है आशीष ने 4 रुपए के लेवल पर। इंटरेस्टिंग ये है कि विश्वेश ने भी पेट्रोनेट का ही कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। दोनों के स्टॉक्स और ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का यानी टुडे ट्रेड। टुडे ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं। आज का ट्रेड भी जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। उत्तम गालवा पे आप एक बार ध्यान रखिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना आपको जो मेटल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसका बेनिफिशियरी ये शेयर है। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद ये शेयर थोड़ा संभला है। 51% के आसपास की डिलीवरी है। 24 का एक अहम बेस इसके पास है और 26 का आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस इसमें सौदे में खड़ा कर सकते हैं जो कि बेहद करीब है CMP के, यानी कि जिसपे कल बंद हुआ है 28 के टारगेट के साथ। इस सौदे पे आप ध्यान रखें। आसलम मित्र की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर वो करीब 30% के आसपास की बनती है। रही बात एक्सपोर्ट्स की तो 130 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स भी करता है। ये जानकारी भी हमको प्रोवाइड की गई। 28 का टारगेट, 26 का स्टॉप लॉस, इस शेयर पे आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो उत्तम गालवा है आज का टुडे ट्रेड। 28 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 26 का स्टॉप लॉस है। 2640 पर ये क्लोज हुआ था। किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका फटाफट से ऑप्शन ट्रेड जान लेते हैं। किरण, आपका ऑप्शन ट्रेड आज का? ऑप्शन ट्रेड में यूसीसी में अच्छे मूव देखने को मिल रही है। तो और 1840 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है और वैसे भी टारगेट करीबन 1848 के देखने को मिल रहे हैं टेक्निकली। तो 1840 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 21 रुपए से। स्टॉप लॉस 14 रुपए होना चाहिए और टारगेट के लिए 40-44 के लेवल देखने को मिल जाएगी। 1840 की ACC की कॉल को प्लस कर लीजिएगा। 21 रुपए में 40 का टारगेट है, इस पे आप ध्यान रखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही। किरण, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।